नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन कर रहे थे वो विषय था बायोलॉजी। और बायोलॉजी का इसके पहले मैंने इंट्रो भी आप लोगों को दिया था कि मैं बायोलॉजी को किस अंदाज में पढ़ाऊंगा और क्या पढ़ाऊंगा। उसमें हमने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे दिया था, बायोलॉजी का डेफिनेशन बता दिया था, बायोलॉजी का पार्टीशन कर दिया था, पार्ट ऑफ बायोलॉजी के बारे में बता दिया था। फिर उसके बाद हम आप लोगों को जो पार्ट ऑफ बायोलॉजी किया था उस पार्ट ऑफ बायोलॉजी में जो मैंने जूलॉजी को लिया था उसको 4 भागों में बांटा था और एक भाग उसका जो था वो ह्यूमन फिजियोलॉजी था। ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई फेजेज मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, उसमें से एक फेज को हम लोग उठाते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा वो पाचन तंत्र पे चलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलेगा। तो 1 मिनट में आपको फिर लेता और बताता हूं कि पाचन तंत्र को किस तरह से पढ़ा जाए कि समझने में भी आसानी रहे और एग्जाम में सवाल को अच्छे से सॉल्व भी किया जा सके। तो पाचन तंत्र को हम लोग एक बार देख लेते हैं, कैसे हम लोग देखेंगे। सपोज करिए हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों को मुख्यतः 3 बातों को देखना होगा। मुख्यतः हम लोगों को 3 बातों पे ध्यान देना होगा। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं आहार नाल, आहार नाल पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब यानी पाचन ग्रंथि देखेंगे। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में देखेंगे हम, पोषण। ये 3 बातों को पढ़ लिया जाए तो हमें लग रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट पढ़ लिया जाएगा। इसमें क्या होगा, आहार नाल क्या है, पाचन ग्रंथि क्या है, भोजन क्या है, इसको हम बताते हैं आपको। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आहार नाल जो होगा ऐसे समझिएगा, मनुष्य जो होगा, मनुष्य जितनी भी चीजों को खाएगा वो मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद वो शरीर के किस किस अंग में जा रहा है, जहां जहां जा रहा है शरीर के जिस जिस अंग में, वो आहार नाल कहलाएगा। अभी मैं फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूं। अब मुंह में डाला, जहां जहां गया वो भोजन के रूप में हम लोग मुंह में डालते हैं। और लास्ट में भोजन अवशिष्ट जब हो जाता है, अवशिष्ट भोजन तो मल के रूप में निकलता, अपने रूप को बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई न कोई क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। तो उसको हम लोग देखेंगे शरीर में कहां कहां जा करके वो पचने का काम कर रहा है, अपने स्वरूप को बदलने का काम कर रहा है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथि में। मुंह में पचेगा, ग्रास नलिका में नहीं पचेगा, आमाशय में पचेगा, छोटी आंत में फाइनली जाके पचेगा। और वहां देखेंगे हम लोग कई जगह से हार्मोन और एंजाइम आएंगे, अग्नाशय और पित्ताशय से। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे ये कि जो खा रहा है मनुष्य और जो पचा रहा है, यहाँ जो खा रहा है, जा रहा है और पचा रहा है जो, वो क्या है, तो भोजन है। तो भोजन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग इस तीनों बातों को अगर पढ़ लेंगे तो ये याद रखिए हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कंप्लीट होगा विधिवत से। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से लेके चलता हूं बताने। हम लोग का टॉपिक क्या होगा, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। जैसे हम इसको बता लेंगे फिर मैं बताऊंगा पाचन ग्रंथि क्या होता, उसके बाद बताऊंगा भोजन क्या होता। गौर से बातों को समझते चलिएगा वरना सरक जाएगा, नहीं समझ आएगा। आहार नाल पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा लंबा ये चलेगा। फिर पाचन ग्रंथि पढ़ेंगे, भी थोड़ा लंबा चलेगा। यानी एक तरह से देखा जाए पाचन तंत्र को 3 भाग में अलग अलग रख दीजिए। एक भाग एलिमेंट्री कैनाल है, सेकंड जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है और थर्ड पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। इतनी बात समझिए। फिर मैं शुरू करता हूं अपने पाचन तंत्र टॉपिक को। हम लोग बायोलॉजी में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने चल रहे हैं
उस ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं क्या है। तो पाचन तंत्र में हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, आपको फिगर के माध्यम से मैं सारी बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि इसको देख लीजिएगा। फिगर अगर कोई समस्या, फिगर को उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा तो समस्या मत रखिएगा, समझाने की पूरी कोशिश मैं आप लोगों को करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये अभी हम सारी बातों को आपको बता दे रहे हैं। ये क्या है, भोजन कहाँ कहाँ जा रहा है, उन अंगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम इन सारे बातों को आपको बता देते हैं, आप अभी देखते रहिए। साथ ही ना हो तो आप फिगर खुद बनाते चलिए, हमारे साथ ही फिगर आप बनाते चलें। यहाँ इनका मैं नाम भी अभी आपको शो कर देता, क्या क्या है, कौन कौन से अंग क्या क्या हैं, इसके बारे में आप लोग साथ ही साथ फिगर बनाइएगा। फिगर ऐसे बनाते चलिएगा। देखते हैं इसमें कौन कौन से हिस्सा क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा क्या क्या कहलाता है। तो फिगर मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, पूरी फिगर को क्लियर कर दिया। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप देख भी रहे होंगे। ये जो है हम लोगों का, इसको हम यहाँ हम लोग पढ़ेंगे माउथ के बारे में, मुख के बारे में। ये जो है ग्रास नलिका के बारे में पढ़ा जाएगा, ग्रास नलिका के बारे में। ये हमारा स्टमक है, अमाशय। फिर ये हमारा पेनक्रियाज है, अग्नाशय। यहाँ हम लोगों को जो मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा लीवर, यकृति। यहाँ जो हम लोगों को मिलेगा ये गॉल ब्लैडर्स मिलेंगे, पित्ताशय मिलेगा, पित्ताशय। फिर ये जो हम लोगों को हिस्सा दिख रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे जो करके है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे छोटी आंत बोलेंगे। और ये जो यहाँ से लेके ये बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे बड़ी आंत। ये हम लोगों की बड़ी आंत। और इस पे कुछ ऐसे लाइनिंग जैसे रहेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे क्या है ऐसे लाइनिंग जैसे। ये मेजेंट्री है, मेजेंट्री। यहाँ जो हम लोगों को मिलेगा ये हम लोगों का एनस है, एनस। और यहाँ जो हम लोगों को ये वाला हिस्सा मिलेगा, ये हम लोगों का हिस्सा जो होगा, इसको भी नामकरण कर लीजिएगा। ये हम लोगों का अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स। इसको हम लोग देखते हैं अपेंडिक्स। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, और फिगर के माध्यम से बातें तो मैंने आपको दे दिया, जो भी मेरे पास फिगर बनाने का था कला मैंने आपको बना के दे दिया। फिगर हो सकता है समस्या जनित हो, लेकिन टेंशन मत रखिएगा, आपको समझने से बस मतलब है। यहाँ भी डायफ्राम को कर लीजिएगा,
यहाँ डायफ्राम को बना लेते हैं हम लोग। यह है हम लोगों का डायफ्राम। अभी देखेंगे हम लोगों का डायफ्राम का क्या काम है। डायफ्राम, और यहाँ लीवर को हम लोग यहाँ कर लेते हैं ये आकृति, लीवर। ठीक, इतनी बातें आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे अच्छे से। सारी बातें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, सारी बातें देख लीजिएगा। हम लोग शुरू करने चल रहे हैं पहले फेज, आहार नाल। हमने बताया मनुष्य खाना खाया, मुंह में खाना कहाँ जाएगा, ग्रास नलिका में आएगा, मुंह से ग्रास नलिका होके अमाशय में आएगा, अमाशय के बाद सीधे कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में फाइनली रूप से पच जाएगा। छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत होते होते खाना आएगा, और लास्ट में खाना अपेंडिक्स से क्या सॉरी एनस से बाहर निकल जाएगा, यानी मल के रूप में खाना बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग आज यही पढ़ेंगे, खाना खाएंगे तो खाना कहाँ कहाँ शरीर में जा रहा। इसी में दूसरी बात देखिएगा, यहाँ आहार नाल को मैंने बनाया, मुंह से ग्रास नलिका लिया, अमाशय को दिया, अमाशय से सीधे छोटी आंत से सीधे बड़ी आंत। हमने अग्नाशय है और हमने पित्ताशय है, जो हमारा पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, उसका कहीं मैंने यूज नहीं किया। तो ये मत सोचिए, मैं फिगर बस वही बनाऊंगा जो यूज के होंगे टॉपिक से रिलेटेड। पाचन तंत्र जो है हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे अंग काम करते हैं। आहार नाल में भले नहीं काम कर रहा है, ये अंग जो होंगे, ये जो हमारा पित्ताशय होगा और जो हमारा अग्नाशय होगा, अभी जब पाचन ग्रंथि हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे एंजाइम हार्मोन भेजेंगे छोटी आंत के पास भोजन को पचाने के लिए। ये एंजाइम और हार्मोन क्या करेंगे, भेजेंगे छोटी आंत के पास, फाइनली अंतिम रूप से भोजन को क्या करेंगे, पचाने के लिए भेजेंगे। तो हम लोगों का जो चलेगा आज का टॉपिक वो चलेगा आहार नाल के बारे में। आहार नाल के बारे में, यानी इसको हम आहार नाल को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम लोग लिख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें जानना। तो बिल्कुल यहां से आप क्या करेंगे, अब नोटबुक बनाते चलेंगे हमारे साथ। चैप्टर डालिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। भले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर अलग अलग फेज पे चलेंगे, आप लोग उसको अलग अलग हेडिंग डालिएगा। मोटी सी हेडिंग पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र जहां हेडिंग डालिएगा उसके नीचे आप कुछ ऐसा फिगर बना लीजिएगा, और फिगर बनाने के बाद आप क्या करिएगा, एक एक चीज को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आहार नाल क्या होता है और आहार नाल में क्या क्या चीज पढ़े जाते हैं। तो आहार नाल क्या होता है, मुख से लेकर के गुदा तक की जो संरचना होती है नलिका नुमा, ये सारी मुख से लेकर गुदा तक की नलिका नुमा जो संरचना है, इसी को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। इसी को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। यानी पहली बात हम लोगों को क्या जानना है आहार नाल के बारे में, कि मुख से लेकर गुदा तक की संरचना, गुदा तक की संरचना। पहली बात तो ये जानना है कि मुख से लेकर गुदा तक की जो संरचना है वो क्या कहला रहा है, तो बोलेंगे आहार नाल कहला रहा है। फिर इसमें हम लोगों को आगे क्या देखना है, अगली बात इसमें हम लोगों को क्या समझना। दूसरी बात ये देखना हम लोगों को, मानव में जो आहार नाल पाया जाता है, मानव में, मनुष्य में जो आहार नाल होता है, ये मनुष्य में आहार नाल की लंबाई जनरली 8 से 10 मीटर तक देखी जाती है। यानी आहार नाल की अगर कोई लंबाई की बात करें तो हम लोग कहेंगे लंबाई इसकी कितनी है, तो लिखेंगे लंबाई जो इसकी होती है वो 8 से 10 मीटर तक की होती है। 8 से 10 मीटर, या कह सकते हैं अगर फीट में कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है तो कहिएगा 30 से 32 फीट इसकी, 30 से 32 फीट की इसकी लंबाई जनरली देखी जाती है। यानी मनुष्य में मुख से लेके जो गुदा तक की संरचना नलिका नुमा, ये क्या कहला रही है, आहार नाल कहला रही है। ये आहार नाल जो है इसकी लंबाई कितनी देखी जा रही है, तो इसकी लंबाई जो है ये पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर, या कह सकते हैं 30 से 32 मीटर इसकी लंबाई देखी जाती है। इसके अलावा इसमें हम लोगों को देखना है जो आहार नाल होता है, ये आहार नाल जनरली जो आहार नाल होता है ये
आहार नाल मांसाहारी शरीर में देखेंगे और शाकाहारी शरीर में देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल आप देखेंगे बड़ी दिखाई देंगे, भले जीव छोटा हो। और जो शाकाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें आहार नाल बड़ी दिखाई देती है, भले वो जीव छोटा हो। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें आहार नाल छोटी होती है। यानी एक बात साबित हो रहा है कि जो आहार नाल है ये शाकाहारी जीवों में बड़ा होता है और मांसाहारी जीवों में छोटा होता है। भले शाकाहारी जीव मांसाहारी जीव से छोटा क्यों ना हो, लेकिन आहार नाल बड़ा रखता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो शाकाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी जीव सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज यानी कि वो हरे पेड़ पौधे पत्तियों का सेवन कर रहे हैं और सेलुलोज को पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि सेलुलोज का पाचन ज्यादा समय होने के नाते शाकाहारी जीवों का जो आहार नाल होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो मांसाहारी जीव जनरली प्रोटीन की पाचन करते हैं और प्रोटीन को पचाने में कम समय लगता है, इसलिए मांसाहारी जीवों का जो आहार नाल होता है वो छोटा होता है। इतनी बात आप समझ पाए या नहीं? मैं इस आहार नाल के बारे में बताया हूं कि जो ये आहार नाल है ये आहार नाल जीवों के आधार पे छोटा और बड़ा दिखाई देते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल बड़ी होती है क्योंकि वो जीव सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज को पचाने में ज्यादा समय लगता है। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है क्योंकि मांसाहारी जीव प्रोटीन को पचाते हैं और प्रोटीन को पचाने में कम समय लगता है। इसलिए आप एग्जाम्पल रख लीजिएगा, एक तरफ शेर को रख लीजिए मांसाहारी बड़ा जीव और एक तरफ खरगोश को रख लीजिए शाकाहारी छोटा जीव। तो खरगोश जो है वो शेर से छोटा है, लेकिन खरगोश का जो आहार नाल होगा वो शेर के आहार नाल से बड़ा होगा क्योंकि खरगोश सेलुलोज का पाचन कर रहा है और शेर प्रोटीन का पाचन कर रहा है। सेलुलोज को पचाने में ज्यादा समय लग रहा है, परिणाम स्वरूप आहार नाल बड़ा, और प्रोटीन को पचाने में कम समय लग रहा है, परिणाम स्वरूप आहार नाल छोटा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं आप? आगे हम लोग इसी में देखते हैं तीसरी बात। आहार नाल जो होता है शाकाहारी जीवों का आहार नाल, शाकाहारी जीवों का आहार नाल मांसाहारी जीवों के आहार नाल से शाकाहारी जीवों का आहार नाल मांसाहारी जीवों के आहार नाल से बड़ा होता है। ठीक, क्यों बड़ा होता है? तो कहिएगा जो शाकाहारी जीव होते हैं वो सेलुलोज का पाचन करते हैं और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। सेलुलोज को पचाने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए आहार नाल बड़ा होता है और प्रोटीन को पचाने में कम समय लगता है, परिणाम स्वरूप आहार नाल छोटा होता है। इतनी बात आप समझ सके, मैं इसको एग्जाम्पल में भी समझा देता आपको। एग्जाम्पल में मैं आपको इस बात को समझा देता, शायद आप और आसानी से समझ जाएंगे। मैं एक तरफ लिखता हूँ मांसाहारी जीव में मैं एक तरफ लिखता हूँ शेर और दूसरे तरफ क्या लिखता हूँ? दूसरे तरफ मैं लिखता हूँ खरगोश। दूसरे तरफ खरगोश लिखता हूँ, खरगोश। अब इसमें पहली बात आकार देखा जाएगा, अगर आकार इनके बड़ा छोटा, और दूसरा देखेंगे हम लोग आहार नाल। तो आकार देखेंगे तो शेर का जो आकार होगा वो बड़ा होगा और खरगोश का जो आकार होगा वो छोटा होगा। यानी शेर बड़ा है और खरगोश छोटा है। दोनों की कंपैरिजन कर रहा हूं, शेर वर्सेस खरगोश, दोनों की कंपैरिजन हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम इसके आहार नाल को खींचेंगे, निकालेंगे, तो शेर जो होगा ये प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन कम समय में पच जाता है, तो इसका आहार नाल क्या होगा? छोटा होगा।
और से खरगोश जो है ये सेलुलोज का पाचन कर रहा है, सेलुलोज को पचाने में ज्यादा समय लगता है, तो इसका आहार नाल क्या होगा, बड़ा होगा। इतनी बातों को आपको याद रखना है। यानी शेर जो है ये कह सकते हैं ये जो मांसाहारी जीव है प्रोटीन का पाचन कर रहा है, प्रोटीन का पाचन, और जो शाकाहारी जीव है ये सेलुलोज का पाचन कर रहा है, सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज का पाचन। सेलुलोज पचाने में ज्यादा समय लगा, ज्यादा समय, इसलिए क्या हुआ, इसका आहार नाल बड़ा निकल गया। प्रोटीन को पचाने में कम समय लगा, कम समय, इसलिए इसका आहार नाल जो होगा वो क्या हुआ, छोटा निकल गया। इतनी बातों को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। आगे हम लोग देखते हैं जो ये आहार नाल है, अगर मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो मनुष्य का आहार नाल उसके आकार के तुलना में छोटा होता है। यानी आहार नाल छोटा होता है मनुष्य के आकार की तुलना में। यानी अगली बात हम लोग ये जानेंगे कि मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल उसके आकार से छोटा होता है, उसके आकार से छोटा होता है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा आहार नाल से संबंधित। और आहार नाल से एक दो बातें आपको याद रखना है जो जानकारी के लिए है, वो ये है कि जो आहार नाल है, इस आहार नाल में जो भोजन होता है, मुख से लेकर के एनस तक भोजन को चलने में, इस मुख से लेके भोजन चलता है, मुख से ग्रास नलिका में आया, ग्रास नलिका से अमाशय में गया, अमाशय से छोटी आंत में आया, और छोटी आंत से भोजन चलते चलते सीधे बड़ी आंत में चला गया, और बड़ी आंत से देखेंगे हम लोग फाइनली भोजन क्या होगा, एनस के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ मुख से लेकर के एनस तक भोजन को आने में, मुख से लेकर एनस तक भोजन को आने में जो समय लगते हैं वो 20 से 24 घंटे की समय अवधि लेते हैं। यानी एक बात और हमारा सवाल बनता है, मुख से एनस तक, मुख से एनस तक भोजन को जाने में, भोजन को जाने में 20 से 24 घंटा, 20 से 24 घंटा का समय लगता है। इतनी बातों को हम लोगों को आहार नाल से संबंधित इतनी बातों को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं आहार नाल में, पहले मुख के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रास नलिका पढ़ेंगे, फिर अमाशय पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत पढ़ेंगे, फाइनली हम लोग बड़ी आंत पढ़ेंगे। तो आहार नाल जो होगा, एलिमेंट्री कैनाल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने के लिए, पाचन ग्रंथि पढ़ने के लिए। राइट, इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूं। आगे हम लोग देखते हैं अब आहार नाल में मैंने आपको बता दिया मुख से लेकर गुदा तक की संरचना, 8 से 10 मीटर लंबाई, 30 से 32 फीट, ये सारी जीवों के बारे में मैंने उदाहरण दे के बता दिया। और आकार के तुलना में छोटा होता, भोजन जाने में मुख से आहार नाल तक 20-24 घंटे ले रहे हैं। इतनी बात को आप याद रखिए। अब हम आहार नाल में अगली जो बात बताने चल रहा हूँ, अब आहार नाल में वो हम लोग पहले पढ़ेंगे मुख के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे मुख के बारे में, हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं मुख के बारे में। मुख के बारे में हम लोग देखते हैं, माउथ के बारे में देखते हैं, मुख के बारे में, माउथ। माउथ के बारे में तो मुख, जैसे हम लोग मुंह के बारे में, जिसको हम लोगों में मुंह है, मुंह, माउथ, मुंह, मुख। इस मुख में हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुख में दांत दिखाई दे रहा, दांत पढ़ेंगे हम लोग। दांतों के बीच में देखिएगा हम लोगों का टंग दिखाई दे रहा है, जीभ दिखाई दे रहा है, जीभ को पढ़ेंगे हम लोग। फिर दांत के ऊपर देखिएगा मसूड़े जैसे होंगे, ऐसा दांत करिएगा, ऊपर मसूड़े जैसे दिखाई देंगे, यानी इनेमल बोलते हैं हम लोग, इनेमल के बारे में जानेंगे। फिर मुख को खोलिएगा और नीचे ऐसे शीशे में देखिएगा,
अंगुली डाल के यहाँ सॉरी ऐसे देखिएगा और उसमें आपको तंत्रिकाएं दिखेंगी रेसे रेसे जैसे, वो डेंटाइन बोला जाता है। तो डेंटाइन के बारे में जानेंगे। और जबड़ों को खोलिएगा, अपने जबड़ों को पूरा जबड़ा खोलिएगा, शीशे में देखिएगा, अंदर एक घंटी नुमा संरचना आपको मिलेगा जिसको यौला बोला जाता है। उस यौला के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, दांत पढ़ना है, जीभ पढ़ना है, इनेमल के बारे में जानना है जो ऊपर मसूड़े हैं, और अंदर जो तंत्रिकाएं डेंटाइन के बारे में जानना है, और बीच में जो खोलेंगे मुंह आप बड़ा सा खोलिएगा, घंटी जैसे मिलेगा यौला, उस यौला के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों का मुख से संबंधित पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। यानी मुख में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो एक चीज यहाँ आप लोग ऐसे नोट करते चलिएगा। मुख में हम लोगों को ये जानना है, मुख जो है, इस मुख में दांत, जीभ, इनेमल, डेंटाइन तथा यौला का अध्ययन किया जाता है। तो इतने चीजों का जब अध्ययन किया जाता है तो दांत देख लिया जाए, जीभ क्या है, इनेमल क्या है, डेंटाइन क्या है, यौला क्या है, इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पहले चल रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो चीज जो है वो है दांत के बारे में। पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दांत के बारे में, तिथ के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तिथ के बारे में। ठीक, हम लोग का पहला इसमें जो चलेगा बात वो चलेगा दांत के बारे में। तो दांत जो है, उस दांत से संबंधित सवाल जो आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दांत के बारे में। जो दांत दिखाई दे रहा ना, ये दांत, ये 32 गो दांत जो दिखाए हैं करते हैं हम लोग, दांत दिखाते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं। तो इस दांत के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये दांत जो होते हैं ये दो तरह से होते हैं, आयु के आधार पे और अपने काम के आधार पे। जो दांत होते हैं वो 4 तरह से होते हैं, बात समझिएगा। उम्र के आधार पे दांत 2 तरह से होते हैं। उम्र के आधार पे, जीने और मरने के हिसाब से दांत 2 तरह से होते हैं। और काम करने के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, काम के हिसाब से, कौन दांत क्या करता है उस काम के हिसाब से दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे आयु के आधार पे दांत कई तरह के होते हैं। तो पहली बात हम लोग देखेंगे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आयु के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दांत होते हैं? एक दांत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई दांत, एक होता है अस्थाई दांत, और दूसरा होता है अस्थाई दांत। तो पहले हम लोग जान लेते हैं अस्थाई दांत। बिल्कुल ऐसे नोटबुक बनाते चलेगा, हूबहू नोटबुक है, इसमें कोई समझौता काम मत करिएगा। दांत हम लोग पढ़ने चले, मैंने बताया जो दांत होता है, हमने क्या कहा, हमने ये कहा, रिकॉल करवा देते हैं क्योंकि आप लोग भी बहुत माइंडेड आदमी हैं। यहाँ हमने ये कहा कि जो आहार नाल है, ये आहार नाल के बारे में हमने बताया, पूरी बात है। तो कहा आहार नाल में मुख भी शामिल आ रहा है। पहले हम लोग मुख के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख में क्या क्या आता है, मुंह खोलेंगे तो क्या मिलेगा, दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा, इनेमल मिलेगा, डेंटाइन, इनेमल यानी दांते के ऊपर चढ़ा मसूड़ा, और डेंटाइन मुंह खोलिएगा नीचे रेसे रेसे जैसे दिखेंगे दोनों तरफ। तो इनेमल मिलेगा, डेंटाइन मिलेगा, और यौला मुंह को खोलिए बीचों बीच में घंटी जैसे दिखेगा। तो मुंह में इतने सारे चीज हैं, इसमें एक चीज को मैंने निकाल लिया, मुंह से बाहर कर दिया, दांत को। तो दांत को पढ़ेंगे तो दांत 2 तरह से होते हैं। एक उम्र के आधार पे 2 रूपों में दांतों को पढ़ा जाएगा, एक आयु के आधार पे मतलब जन्म और मरण के हिसाब से, और एक उसके काम के आधार पे कर्म के हिसाब से। तो पहले हम बता रहे हैं आयु के आधार पे दांत 2 तरह से होते हैं, एक अस्थाई दांत होता है और दूसरा अस्थाई दांत होता है। अस्थाई दांत जो होता है, इस अस्थाई दांत के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जो अस्थाई दांत होता है इसी को हम लोग कहते हैं, गाँव में कहते हैं दूध एक दांत बाबू का गया, ऐसा देखिएगा, कहते हैं सब दूध एक दांत हमारे लड़का का गया, ऐसे बोलेंगे सब, यानी दूध का दांत, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, यानी कि दूध का दांत, यानी कि ये अस्थाई नहीं है, ये आया है तो ये खत्म भी हो जाएगा। अस्थाई दांत का मतलब यही हुआ।
और इसे मिल्क टीथ कहते हैं। और ये जो मिल्क टीथ होता है ये जब आता है बच्चों के अंदर, जो दूध का दांत होता है, ये लगभग एक लाइन वाला अगर एग्जाम दीजिएगा, एक लाइन में अगर जवाब आपसे पूछेगा तो कहिएगा इसकी संख्या 20 होती है। और अगर स्टेट पीसीएस वगैरह में कहीं कहीं आर वगैरह में इसको घुमा के देता है 14 से 18, 16 से 20, 15 से 20, 20 से 22 ऐसे करके ऑप्शन बनाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहिएगा इसकी संख्या 15 से 20 होती है। संख्या जो होती है, संख्या वो संख्या कितनी होती है इसकी, तो कहिएगा 15 से 20 होती है। और एक लाइन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक लाइन में बताओ संख्या इसकी कितनी है, तो कहिएगा 20 होती है, 20। ये बात हमारा समझने की कोशिश करिएगा मास्टर क्या कह रहा है। कहीं कहीं एग्जाम में आपसे ऑप्शन देता 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, 14 से 18 ऐसे ऑप्शन बनाता, तो कहिएगा 15 से 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। लेकिन एक शब्द में अगर ऑप्शन बनाएगा कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है या दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, कहेगा 10, 12, 18, 20, 25, तो कहिएगा 20 होती है। ये हमारी बात को गौर करिएगा। तीसरी बात इसमें देखते हैं हम लोग, जो अस्थायी दांत होते हैं इसकी तीसरी खासियत क्या होती है, तो तीसरी खासियत इसकी ये है कि जो अस्थायी दांत होते हैं वो जनरली जन्म के कुछ समय बाद आ जाते हैं और लगभग व्यक्ति के 15 से 25 वर्ष की उम्र तक ये रहते हैं। यानी कि इसकी ये जो होते हैं ये 0 वर्ष हम मान लेते हैं, ये ऐसा नहीं 0 वर्ष मतलब पैदा होते लड़का आ गया, ऐसा नहीं है। 6 महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद ये दांत दिखाई देंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि 0 वर्ष के बाद आते हैं, के बाद तथा 15 से 20 वर्ष तक रहते हैं। 0 वर्ष के बाद तथा 0 वर्ष के बाद आते हैं तथा 15 से लेकर के 25 वर्ष तक ये रहते हैं। 15 से लेकर के 25 वर्ष तक रहता है। इतनी बातों को याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा 0 वर्ष मतलब लड़का पैदा हुआ कि दंतवे आ गया, ऐसा थोड़ी ना, घंटा है ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ तो तुरंत आ गया। कैसे तुरंत आ जाएगा भाई, तो ये जन्म के कुछ समय बाद दांत आ जाते हैं और ये दांत लगभग 15 से लेकर 25 वर्ष के आयु तक ये दांत मनुष्य में दूध का दांत बच्चों में रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दांत ये टूट के गिरने लगते हैं और उसके पास क्या आ जाते हैं, अस्थायी दांत आ जाते हैं। उसके पास क्या आते हैं, अस्थायी दांत आ जाते हैं। तो दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें अस्थायी दांत तो एक देख लिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं अस्थायी दांत। इसमें हम लोग देखते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत में जरा देख लेते हैं भाई क्या है इसकी कहानी अस्थायी दांत की। तो पहला आई और इसको दूसरा बना लीजिए, बात समझिएगा। ये नोटबुक बनाते चलना, उसको पेस्ट करते चलिएगा। आयु के आधार पर मैंने बताया दांत 2 तरह के होते हैं, अस्थायी, अस्थायी में इतनी बात याद रखिए। दूसरा अस्थायी दांत। अस्थायी दांत में हम लोगों को क्या जानना है, अस्थायी दांत जो होते हैं इनकी अगर संख्या की हम बात करें तो इनकी जो संख्या होती है ये याद रखिएगा, ये संख्या इनकी 32 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 32 दांत होते हैं। और दूसरी बात इसमें ये याद रखिएगा कि ये जो दांत जब आ जाते हैं अस्थायी दांत, तो अस्थायी दांत जो होते हैं आते हैं तो ये व्यक्ति के मरने तक रहते हैं। आप देखिएगा दांत जो होते हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ये बुढ़ौती में जब व्यक्ति आता है बुजुर्गावस्था में, अभी बहुत सारे दांतों के रोग हम लोग डिजीज जब चैप्टर पढ़ाएंगे बीमारी, तो उसमें दांत की बीमारी भी बताएंगे। तो बहुत सारे रोग से पीड़ित होकर दांत पहले ही जवानी में ही खत्म हो गए, वो झंड जिंदगी कर देता है उसका। तो दांत जो समाप्त हो रहे हैं उसको उसकी तुलना हम लोग नहीं कर रहे हैं। जनरली ये दांत जो होते हैं व्यक्ति के अंतिम उम्र तक दिखाई देते हैं। यानी कि ये दांत जो हुए 32 दांत जो आए अस्थायी, ये रहते कब तक हैं, तो कह सकते हैं हम ये कि मृत्यु तक रहते हैं, मृत्यु तक रहते हैं। यानी मानव शरीर में अस्थायी दांत जो होते हैं ये व्यक्ति के मृत्यु तक रहते हैं। इतनी बातों को दांत में आपको दांत के ये आयु के आधार पे जो दांत हैं इसमें अस्थायी और अस्थायी से संबंधित इन बातों को याद रखिएगा। कोई भी फेक और फराड और इधर उधर की झमियाने वाली बात इसमें नहीं है। टोटल आपकी एग्जाम से संदर्भ, इस एग्जाम के संदर्भ में ये बात है।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम बताते हैं दांत में आयु के आधार पे तो मैं बता दिया, अब कर्म के आधार पे, काम के आधार पे बताता हूं कि दांत कई प्रकार के होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग देखते हैं काम के आधार पे दांत के प्रकार। अब हम लोग ये देखते हैं काम के आधार पर दांत के प्रकार, राइट। तो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे अगली बात इसमें दांत में, आयु के आधार पे तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आकार के आधार पे, आकार के आधार पे कह सकते हैं काम के आधार पे, जो उनके आकार होते हैं दांतों के, दांतों के जो आकार होते हैं, तो आकार के आधार पर, आकार, आयु देख लिया, उम्र, आकार के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन होते हैं भाई, उसको हम लोग देखते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, तो चारों प्रकार के दांतों को हम लोग उल्लेख करेंगे। तो पहला दांत क्या होता है इसमें, दूसरा क्या होगा, और इसको हम लोग फिगर से भी समझ लेंगे, फिगर से भी इन दांतों को हम लोग समझ लेंगे, चारों दांतों के बारे में। तो पहला दांत हम लोग देखेंगे जो एक होगा मोलर, हम लोग लास्ट से देखते आ रहे हैं, मोलर होगा, मोलर। इसको हिंदी में ऐसे आप लिखिएगा मोलर दांत, मोलर। दूसरा लिखिएगा प्रीमोलर, प्रीमोलर। तीसरा लिखिएगा इंसाइजर दांत जो होता है उसके बारे में लिख लीजिएगा, इंसाइजर, इंसीजर भी उसको कहीं कहीं लिखा जाता है, तो उसको टेंशन मत रखिएगा, उसको इंसाइजर भी हम लोग लिख सकते हैं, इंसीजर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इंसाइजर के बारे में देख लीजिएगा, इंसाइजर के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा केनाइन के बारे में, केनाइन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं ये जो 4 दांत हैं, जो चारों दांत हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये चारों दांत किस तरह से हम लोगों को दिखाई देंगे। तो मैं क्या करता, यहाँ पे दांत बनाता, यहाँ पे चारों मॉडल के दांत को बनाता हूँ। ये सपोज करिए इंसान का दांत है, ये दांत, यहाँ दांत है, यहाँ मोटा हो रहा तो थोड़ा पतला कर रहे, ठीक। इसमें एक लाइन यहाँ से लीजिए, एक लाइन यहाँ से लीजिए, या लाइन वाले को क्या करते हैं हम लोग अलग स्केच से ले लेते हैं ताकि क्लियर हो, है ना, क्लियर हो। इसके लिए हम लोग इसको अलग स्केच से ले लेते हैं। यहाँ एक लाइन लीजिए, एक यहाँ लीजिए, फिर 1 2 3 लाइन इधर लीजिए, 1 2 3 लाइन इधर लीजिए। इतनी बातों को एक के बाद 3 लाइन इधर लीजिए, 3 लाइन इधर लीजिए, फिर एक लाइन लीजिए, एक लाइन लीजिए, और बीचों बीच में आप यहां भी क्या करिए, ये जो हिस्सा है ये वाला, यहां से यहां तक की जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर, इसको हम लोग बोलते हैं मोलर। ये दोनों तरफ यहाँ की जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर, मोलर दांत बोलते हैं, ठीक। इसके बाद का जो दांत है यहाँ, इसके बाद का ये जो दांत है ये वाला और ये वाला, इस दांत को हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। जो पूरा ये हिस्से का दांत होगा, मोलर दांत के बाद यहां तक का जो दांत होगा इसको हम लोग बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक का जो दांत होगा उन सारे दांतों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमोलर बोलेंगे, प्रीमोलर। तो ये दांत क्या हो जाएंगे, प्रीमोलर। अभी थोड़ा लाइनिंग में हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसलिए हमें फिगर पहले बना लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे मास्टर खुद गंवा रहा है। अब हम बताएंगे क्लियर, क्योंकि लाइन उसमें कंफ्यूजन हमें खुद हो रहा है। ये वाला जो डाट 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 वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर दांत। इधर भी हम लिख लेंगे प्रीमोलर दांत। और ये वाला जो दांत है, ये वाला जो धारीदार है और ये वाला जो धारीदार है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोला जाता है केनाइन दांत, केनाइन दांत।
और ये बीच का जो बचा हुआ ये हिस्सा, ये डॉट 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 जो मैं कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये जो बचा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर, इंसाइजर दांत बोलते हैं। ये बातें आपको देखना दांतों में, जो मनुष्य का हम लोगों का जो दांत दिख रहा है ऐसे ही है। अब ये मोलर क्या होते हैं, प्रीमोलर, इंसाइजर और केनाइन, ये क्या होता है? जो मोलर दांत होते हैं जनरली, मोलर दांत ये 25 वर्ष के बाद व्यक्ति के अंदर लगभग आते हैं, यानी कि कह सकते हैं ये लगभग 25 वर्ष के बाद आते हैं। 25 वर्ष के बाद ये दांत आते हैं। जो प्रीमोलर दांत है, ये प्रीमोलर दांत क्या करता है तो कहेंगे पीसने का काम करते हैं, पीसने का। जो इंसाइजर दांत है ये क्या करता है तो कहेंगे काटने का काम करता है, काटने का। और बचा हुआ जो केनाइन है यहाँ और यहाँ देखिएगा धारीदार दांत होगा। ये धारीदार दांत क्या करता है तो ये चीरने का काम करता है, किसी चीज को चीरने का काम करता है। तो आकार के आधार पे दांत जो हम लोग देखेंगे मनुष्य के अंदर वो यही 4 प्रकार का है। अब इन चारों दांतों से कुछ सवाल अतिरिक्त एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये जो केनाइन दांत है ना, ये केनाइन दांत, इससे सवाल उठता है। ये केनाइन दांत में हम लोगों को एक राज की बात यह जानना है, जिस व्यक्ति के अंदर या जिस जीव के अंदर ये होगा वो ये बताता ही है कि वो जीव मांसाहारी प्रवृत्ति का है। यानी कि केनाइन दांत जो होता है केवल मांसाहारियों में पाया जाता है, केवल मांसाहारियों में पाया जाता है। ये बात याद रखना है। यानी मनुष्य के अंदर भी केनाइन दांत है। आप ऐसा करिएगा, यहाँ और यहाँ देखिएगा केनाइन दांत आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी के हिसाब से मनुष्य मांसाहारी प्रवृत्ति का जानवर है। मनुष्य क्या है, मांसाहारी प्रवृत्ति का जानवर है केनाइन दांत के मिलने से, बायोलॉजिकल मेथड से। लेकिन बायोलॉजी के अनुसार मैं बता रहा हूं मनुष्य जो है वो मांसाहारी प्रवृत्ति की तरफ इंगित हो रहा। इसके अलावा देखा जाएगा तो जो हाथी का दांत होता है, जो इंसाइजर लिखे हैं, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में हाथी दांत क्या होते हैं, हाथी दांत। तो जो इंसाइजर दांत है, हाथी दांत जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, वो हाथी दांत जो होता है वो इंसाइजर ही होता है। तो हाथी दांत इंसाइजर होता है, ये याद रखिएगा। ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात इसमें हम लोगों को ये जानना है कि जो दांत होते हैं उन दांतों के पास क्या होता है, 2 तरह के दांतों को मजबूती देने के लिए ऊपर से इनेमल होता है, और नीचे जो होते हैं वो मुंह के अंदर खोलेंगे तो कुछ डेंटाइन मिलते हैं, डेंटाइन तंत्रिकाएं। तो वो क्या होती हैं उसको हम बताते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया, दांत के बारे में पहले प्रकार का दांत बता दिया आयु के आधार पे। अब आकार के आधार पे मैंने प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और केनाइन दांत के बारे में बताया। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दांतों का बना के मैंने दिखा दिया। यहाँ का जो है मोलर है, प्रीमोलर है, यहाँ केनाइन है, बीच में जो है इंसाइजर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। केनाइन दांत से सवाल एक उठता रहता है, केवल ये मांसाहारी जीवों में पाया जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। और हाथी दांत जो होता है वो इंसाइजर होता है, इसको याद रखिएगा। इसी दांत में हम अगले क्रम में बढ़ते हैं, और इसी दांत में अगले क्रम में एक और बात बताते हैं, वो बताते हैं दांत से ही रिलेटेड इनेमल और डेंटाइन के बारे में। तो याद रखिएगा, दांत से ही रिलेटेड इनेमल है और दांत से ही रिलेटेड डेंटाइन है। तो हम आपको चल रहा हूं बताने इनेमल और डेंटाइन क्या होता है। इतनी बातों को आप लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनेमल क्या है और डेंटाइन क्या है। अब हम लोग देखते हैं इनेमल क्या है और डेंटाइन क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इनेमल क्या है और डेंटाइन क्या है, इसको जरा समझिएगा। आप यहाँ पे सपोज करिए इसके अंदर हम लोगों की दांतें हैं, यहाँ हम लोगों के दांत हैं इसके अंदर, यहाँ सपोज करिएगा सब हम लोगों की दांत हैं। ये क्या है, ये दांत है यहाँ पे, ठीक। अब इस दांत के अंदर क्या देखेंगे, कुछ ऐसे तंत्रिकाएं दिखती हैं। ऐसे मुंह को खोलिएगा पूरा और देखिएगा ऐसे कुछ तंत्रिकाएं मिलती हैं।
और दांत के ऊपर देखिएगा यहाँ सब मसूड़े मिलते हैं, मसूड़े, यहाँ मसूड़े मिलते हैं, ये पूरा मसूड़े मिलेंगे जो डाट 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 मार रहा। तो जो ये मसूड़े मिलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इनेमल, इसी को कहते हैं इनेमल। और जो ये तंत्रिकाएं हैं इसी को कहा जाता है डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन। अब इससे एक सवाल और बनता है, कहता है कि मानव जो है उस मानव के अंदर जो मनुष्य है उस मनुष्य का सबसे कठोरतम पदार्थ शरीर में क्या है? तो मनुष्य के शरीर को, पूरी बॉडी को ले लीजिए, पूरी बॉडी के, मनुष्य के पूरी बॉडी का सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो इनेमल होता है। ये सवाल याद रखना है कि मनुष्य के शरीर का, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो कहेंगे इनेमल है, इनेमल। सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है। और निचली परत जो है वो तंत्रिकाएं हैं, निचली परत जो है तंत्रिकाएं हैं और ये दांत को मजबूती दे रहा है। अब इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं, इसी इनेमल डेंटाइन को लेके आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, जो ये दांत के मसूड़े हैं और यहाँ जो दांत है, जब ग्लोबलाइजेशन आ गया, LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो जो मानव है, मनुष्य है, वो धीरे धीरे अपने जिंदगी को झंड बनाने के चक्कर में वो बहुत VIP बनने की कोशिश करता है। और VIP बनने के चक्कर में वो क्या करता है, खुद के जिंदगी को झंड बना लेता है। ऐसा देखिएगा कैसे दिखावे में इंसान बर्बाद होता है, बायोलॉजिकल मेथड से भी और इकोनॉमिकल मेथड से भी, हर एरिया से बर्बाद होता है। साहब साहिबा लोग क्या करते हैं या क्या करती हैं लोग, साहब जी लोग जो होते हैं, जाएंगे लोग किसी साहिबा से मिलने के लिए तो मुंह गड़बड़ हो रहा है, बदबू कर रहा है, ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, लेकर के टूथपेस्ट पे ब्रश लगा के खूब तेज क्या करेंगे, ब्रश से रगड़ देंगे, पूरे दांत को इतनी तेजी से रगड़ेंगे जैसे लगेगा दांत में 2 दिन से गंदगी आके भरी हुई है। और वो इतनी तेजी से रगड़ देते हैं लोग कि जो ऊपर ये इनेमल है, ये इनेमल धीरे 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 क्या होता है, घिसने लगता है। और जब इनेमल धीरे धीरे घिस जाता है तो इनेमल हो कैसा जाता है, बहुत पतला हो जाता है। यानी इनेमल का जो आकार होता है वो धीरे धीरे इनेमल यहाँ एकदम पतला होता चला जाएगा, ऐसे पूरा पतला हो जाएगा इनेमल, इनेमल का आकार एकदम पतला हो जाएगा। और जब इनेमल पतला हो जाएगा तो व्यक्ति अगर कोई ठंडा चीज खाएगा या व्यक्ति कोई गर्म चीज खाएगा तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या होगी, वो ठंडा चीज खाए या गर्म चीज खाए, उसके दांत में झंझनाहट आने लगता है। और दांत की इस झंझनाहट को कहा जाता है कि आदमी सेंसिटिविटी नामक रोग से पीड़ित हो गया है। व्यक्ति जो है वो सेंसिटिविटी रोग से पीड़ित हो गया है। इतनी बातों को आपको याद रखना है कि जो इनेमल, इसलिए आप लोगों को क्या चाहिए, दिखावे के चक्कर में आके शुद्ध आप लोग क्या करिए, नींब जो है, नींब के दातुन को लीजिए और लहे बड़े आराम से दांत पे रगड़िए। दांत पे कोई आके गंदगी नहीं भरा है कि इतनी तेज से रगड़ेंगे तो साफ हो जाएगा और आपकी मोहतरमा खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बात पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो मुंह में हमने क्या बता दिया आपको, पूरा दांत से संबंधित पूरी बात बता दिया। अब मुंह में दांत बता दिया, इनेमल बता दिया, डेंटाइन बता दिया। अब मुंह की अगली बात को हम पढ़ने चल रहे हैं, जीभ के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये बात सवाल भी बने हुए हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो कहिएगा इनेमल है। यही इनेमल जब ब्रश कर करके रगड़ के पतला कर देंगे तो इनेमल जब पतला हो जाएगा और कोई भी ठंडा चीज खाएंगे, कोई भी गर्म चीज खाएंगे तो दांत आपका झनझनाने लगेगा। और जब दांत झनझनाने लगेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा सेंसिटिविटी रोग से पीड़ित हो गए हो भाई, तो टैबलेट और इंजेक्शन जब घोंपेगा तो सारा प्यार का भूत भाग जाएगा, ये श्योर है। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगली क्रम में देखते हैं जिह्वा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में। तो हम लोग मुंह की अगली बात को देखते हैं और वो देखते हैं जीभ। जीभ क्या है, तो दांत हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखने चल रहे हैं जबान के बारे में या जीभ के बारे में। जबान के बारे में
या इसको कह सकते हैं जीभ, हम लोग जो बोलते हैं जीभ, जिह्वा, तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो जिह्वा के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसको जरा देख लेते हैं। जिह्वा के बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना। तो हम क्या करते हैं, पहले एक जिह्वा बना ही लेते हैं, एक जिह्वा को बना ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग जिह्वा के बारे में पढ़ाई भी कर लेते हैं। ये जो कर रहा हूँ ऐसे, ये पैकेज है, समझिए, बधा हुआ चीज है, जिह्वा का बधा हुआ चीज है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं जिह्वा के बारे में। तो इसमें एक लेयर यहाँ से लीजिए, एक लेयर यहाँ से लीजिए, फिर एक लेयर क्या करिए, एक लेयर यहाँ से लीजिए, और एक क्या करिए, एक यहाँ से लीजिए, और एक लीजिए यहाँ से, और इसके बारे में हम लोग करते हैं अध्ययन। ये जो है यहाँ पे क्या करिए, स्टार स्टार चीजें बना दीजिए, स्टार करके। अभी मैं बता रही हूँ स्टार का क्या मतलब है। यहाँ कोई चांद सितारों की दुनिया नहीं चल रही है, यह कोई और रहस्य की बात है। और यहाँ क्या करिए, डॉट 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 कर दीजिए। अभी मैं बताता ये डॉट क्या है। अभी हम बताते हैं कि डॉट ये क्या है। डॉट, ये डॉट 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 कर दीजिएगा, पूरा टोटल डॉट 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 करिएगा। अब समझिएगा, ये हमारा जबान है। ये जो किया हूं पहले इसको समझिए, ये क्या है, ये क्या है, इसे गोला गोला कर दे। तो जबान ये हमारा पैकेज जबान है, पैक्ड है, पैक। तो जो मनुष्य होता है उस मनुष्य का जबान क्या होता है, पीछे से बंधा हुआ रहता है। इसलिए मनुष्य जबान को क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। हम जबान को देखिए बाहर निकालना, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे छिपकली हुआ, सांप हुआ, इन लोगों का जबान क्या होता है, पीछे से नहीं पैक होता, वो आगे से पैक होता है। इसलिए वो जबान को निकालते नहीं, जबान को फेंकते हैं। वो जबान को फेंकेंगे, चीजों को पकड़ेंगे, खींचेंगे, फिर खा जाएंगे। मनुष्य क्या करता है, जबान को फेंकता नहीं है, जबान को निकालता। जबान को निकालेगा मनुष्य, क्यों निकाल रहा है, क्योंकि उसका जबान पीछे से पैक। और जो सांप हुए, छिपकली हुए, जबान को क्या करते हैं, फेंकते हैं। क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि उनकी जबान आगे से पैक है, उठा के पीछे से फेंकेंगे, चीजों को पकड़ेंगे, खींच लेंगे। ये बात समझिएगा। अब इस जबान में होता क्या है, मनुष्य जब पैदा होता है तो प्रकृति ने क्या किया, उसके जबान में बहुत सारे कड़िकाएं डालता है। वो कड़िकाएं क्या होती हैं, जितनी सारी कड़िकाएं होती हैं, ये जबान जो होता है, इसमें पहला बात तो ये जानिएगा कि ये टोटल जबान जो होता है वो मांसपेशी का बना होता है, मांसपेशी का, टोटल मांसपेशियों का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। पहली बात तो ये जानना हम लोगों का। दूसरी बात ये जानना है कि मनुष्य का जबान जो होता है, मनुष्य का जबान, ये मनुष्य का जबान क्या होता है, पीछे से पैक होता है, पीछे से बंधा होता है, पीछे से बंधा होता है, ठीक, आगे से पैक नहीं रहता है। तीसरी बात इसमें हम लोग ये जानेंगे, ये जो एरियाएं हैं, ये और यहाँ जो बनाया हूं, और यहाँ जो लिखूंगा, और यहाँ जो है, ये क्या है और ये क्या है। तो यहाँ हम लोगों को ये देखना है कि जो मीठा और खट्टा आदमी खाता है, मीठा प्लस खट्टा चीज जो खाता है, उस मीठा और खट्टा चीज को बताने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये होते हैं। जो ये है और ये है, ये दोनों क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये और ये दोनों क्या बताएंगे, मीठे और खट्टे। इधर हमें चीज लिखना है, लाइन लिखना है, इसलिए मैं इधर इसकी बातों को नहीं लिख रहा हूं। लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों क्या करते हैं, ये मीठा और खट्टा स्वाद को बताते हैं, मीठा खट्टा स्वाद बताते हैं, मीठा खट्टा स्वाद बताते हैं, ठीक। ये वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये क्या करता है, ये हम लोगों को मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, मीठा स्वाद बताता है, मीठा स्वाद बताता है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये हम लोगों को कड़वा स्वाद बताता है, कड़वा स्वाद बताता है, ठीक। ये हम लोगों को कड़वा स्वाद बताता है। तो ये इधर मैं नहीं लिखा हूं, समझिएगा, मीठा खट्टा जो लिखा हूं यही हाल इधर भी है। और ये मीठे खट्टे स्वाद को बताने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये डॉट 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 जितना सारा लिख किए हैं, ये सारे डॉट 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 डॉट, ये सारे डॉट डॉट क्या है, स्वाद कड़िकाएं हैं। ये सारे डॉट डॉट क्या है, स्वाद कड़िकाएं हैं। हम लोगों के जीवा पे जो स्वाद का आनंद हम लोग ले रहे हैं,
जीभ जो होती है, याद रखिएगा, जीभ सिर्फ स्वाद को एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है, स्वाद बताने का काम नहीं करती है। जीभ कोई भी चीज खाते हैं तो स्वाद को क्या करती है, ग्रहण करती है, लेकिन स्वाद वो कैसा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है, ये बताने का काम मेरा ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि जो जीभ है वो केवल स्वाद ग्रहण करती है, जबकि स्वाद बताने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। अगर जीभ स्वाद ग्रहण करती तो एक बात बताइए, अगर ये समझेंगे कि जीभ ही स्वाद बताती है तो गलत बात होगा, क्योंकि जीभ पे हम प्लास्टिक सर्जरी करके और 1 किलो मिर्चा का घोल बना के और जीभ के रास्ते डाल देंगे, जीभ तो लेगा नहीं, तो पेट में जब जाएगा तो आपको उसका आनंद मिलता है कि नहीं मिलता। 1 किलो मिर्चा डालेंगे तो ऐसे जिंदगी जवानी दोनों बर्बाद हो जाएगी। तो जो जीभ को तो हमने कुछ दिया ही नहीं, कड़िकाओं को तो कुछ दिया नहीं, तो जीभ की कड़िकाओं को नहीं दिया, मैं सीधे जीभ के सीधे क्या किया, उसको अंदर डाल दिया, प्लास्टिक सर्जरी कर दिया। अब जब अंदर चले गए तो भी मैं स्वाद के बारे में बता देता, क्योंकि स्वाद बताने का काम मेरा ब्रेन करता है। तो अगली बात इसमें हम लोग को ये जानना है कि जो जबान होते हैं, जीभ होते हैं, जीभ स्वाद को ग्रहण करते हैं, स्वाद को ग्रहण करते हैं, स्वाद को ग्रहण करते हैं, जबकि स्वाद बताने का काम, स्वाद बताने का काम कौन करता है, स्वाद बताने का काम कौन करता है, स्वाद बताने का काम मस्तिष्क करता है, मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। ये बात आप याद रखें। इसके अलावा हम लोगों को इसमें और क्या देखना है जिह्वा से रिलेटेड, तो हमने आपको ये बता दिया, मीठा खट्टा कौन लिया, मीठा कौन बताया, ये भी मीठा खट्टा, ये भी मीठा खट्टा, ये मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार और ये कड़वे स्वाद के लिए जिम्मेदार। तो आपके मन में तभी से हलचल चलता होगा कि मास्टर सितारों को बनाया है और सितारों की दुनिया में नहीं ले जा रहा, ये सितारे किस काम की हैं। तो याद रखिएगा, ये जो सितारे मैं बनाया हूँ, ये सितारे किसी भी प्रकार की स्वाद कणिका यहाँ नहीं होती हैं। यानी कि यहाँ हमको एक बात ये जानना है, ये जो स्टार वाला हिस्सा है, इस स्टार वाले हिस्से को यहाँ हम समझा रहे हैं आपको, स्टार वाले हिस्से को, ये स्टार वाले हिस्से में क्या देखना, कोई स्वाद कणिका नहीं होती, कोई स्वाद कणिका नहीं होती, कोई स्वाद कणिका नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई स्वाद को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब आपके मन में एक और सवाल उठता होगा, कड़वा मैंने लिख दिया, मीठा भी लिख दिया, खट्टा भी लिख दिया, मीठा भी लिख दिया, कोई स्वाद नहीं होता, इसको भी लिख दिया, तो आप सोचते होंगे कि हम लोग खाते हैं इतना ज्यादा तीखा लगता है, तो तीखा स्वाद कहाँ से आता है। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि तीखा जो होता है वो कोई स्वाद वाद नहीं होता, तीखा किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है। तीखा का लगना केवल जीव की जो कोशिकाएं हैं, जो रक्त कणिकाएं हैं, रक्त कणिकाओं का, या कह सकते हैं एक तरह से कोशिकाओं का जलना ही क्या होता है, तीखा कहलाता है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं जिह्वे के, उन कोशिकाओं के जलने से हमको तीखा महसूस होता है, तीखा कोई स्वाद वाद नहीं होता। इस बात को हम लोगों को याद रखना है। यानी कि एक चीज और लिखना हम लोगों को, तीखा कोई स्वाद नहीं होता, तीखा कोई स्वाद नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, बल्कि क्या लिखेंगे, कोशिकाओं का जलना, कोशिकाओं का जलना ही तीखा कहलाता, जलना ही तीखा कहलाता है। ठीक, इतनी बात को आप याद रखेंगे जुबान से। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो जवान होता है, देखते हैं आप, बच्चा जब रहता है और बुजुर्ग जब हो जाते हैं, बच्चा बड़ा बड़ा होता चला गया, बुजुर्ग हो गया, तो बच्चे और बुजुर्ग के बीच में जो स्वाद होते हैं डिफरेंस दिखाई देते हैं, ऐसा महसूस करते हो। तो जो ये रक्त कणिकाएं हैं ना, ये रक्त कणिकाएं बचपन में बहुत ज्यादा रहती हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चे को कोई भी चीज आप खाने के लिए देंगे तो उस बच्चे के जिह्वे में रक्त कणिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं। वो लड़का ऑन द स्पॉट आपको स्वाद बताएगा, ऑन द स्पॉट स्वाद बता देगा, ये मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है।
और उसके अंदर कोशिकाएं भी बहुत ज्यादा हैं तो तेजी से जलती हैं, तो बड़ी तेजी से बताएगा कि तीखा भी लग रहा है, वो तुरंत बताएगा चीजें तीखी हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है तो स्वाद कणिकाएं कम होती चली जाती हैं, और स्वाद कणिकाएं जब कम होती चली जाएंगी तो व्यक्ति को ना तो स्वाद का आनंद मिलेगा और ना ही वो तीखे चीजों का अनुमान लगा पाएगा, क्योंकि उसकी स्वाद कणिकाएं उसकी उम्र के हिसाब से क्या हो रही है, धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है तो स्वाद कणिकाएं घटती चली जाती। इसीलिए गांव में आप जब जाइएगा दादाजी से मिलिएगा तो दादाजी लोगों को खूब ज्यादा कुछ तीखा चीज खाने के लिए दीजिए, मीठा दीजिए, वो खाएंगे, लेकिन स्वाद पूछेंगे दादाजी बता दो कैसा लग रहा है, तो 60 65 70 साल के आपके दादाजी जो होंगे बाबा जी, वो बेचारे क्या बताएंगे, क्योंकि वो पूरी जवानी तो अपना डिस्टर्ब कर दिए स्वाद कणिकाओं को चखने में। अब बुढ़ौती का जब एज आ गया, उनका बुजुर्गावस्था जब बेचारे का आ गया, हम लोगों की भी वो अवस्था आएगी, तो जब बुजुर्गावस्था आ गया तो उनकी स्वाद कणिकाएं जो हैं वो धीरे धीरे बचपन जवानी में समाप्त होती चली गई, बुढ़ौती में कम हो गई, इसलिए वो स्वाद सही ढंग से नहीं बता पाएंगे। अगर बुजुर्ग आदमी से स्वाद चखवा के कहेंगे नमक बता दे भैया कैसा है, तीखा है कि मीठा है, तो उतना सटीक नहीं बताएगा। अगर हो सकता है उसके अनुमान पे आप खाना का आधार बना देंगे तो अलग लोग न खा पाए, ये भी हो सकता है। इसलिए बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बात आपको याद रखना है कि बच्चों में स्वाद कणिकाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए बच्चे स्वाद का ज्यादा आनंद बताते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं उनमें स्वाद कणिकाएं उम्र के हिसाब से धीरे धीरे घटती चली जाती हैं, इसलिए वो स्वाद का अनुमान सही ढंग से नहीं बता पाते हैं। इसमें एक बात हम लोगों को और याद रखना है, ये जो जवान होता है ना, ये जवान क्या करता है, जो भी हम बोल रहे हैं, सपोज करिए तीन बातें मैं बता रहा हूं आपको, अभी ये बातें आगे भी पढ़ेंगे। जो जवान है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में एक तो साउंड निकल रहा, साउंड, और दूसरा एक शब्द निकल रहा। जैसे मैंने बोला मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल दिया बोल रहा हूं, तो उसमें साउंड भी निकला और प्लस शब्द भी बना। तो जो साउंड निकलता है ना, साउंड, और जो शब्द निकलता है, जो जीभ होती है ना, जीभ, ये शब्द का निर्माण करते हैं। अभी मैंने बोला जीभ होती है ना, जीभ, ये बात जो मैं बोला हूं इसको बनाने का काम कौन किया है, जीभ किया है, जीभ, टंग। इसलिए बता रहा हूं कि बढ़िया से समझ जाओ, जिंदगी झंड हो जाएगी। ऐसे बैठ के पकौड़ी तलते रहोगे और मंदिर में जाके घंटी बजाते रहोगे, भगवान से प्रार्थना करते रहोगे भगवान नौकरी दे दे, क्या घंटा देगा। अब देखते हैं, इधर देखते हैं हम लोगों का जो अभी चल रहा था बात है, वो क्या था, जिह्वा से संबंधित। तो जो जबान होता है, जबान क्या करता है, शब्द का निर्माण करता है, और आवाज जो मेरा निकल रहा साउंड, वो गले से। अभी गला भी पढ़ते समय हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में देखेंगे, इसमें गला में हम लोगों का साउंड बॉक्स क्या होता है ये देखेंगे। फिर हम लोग इसमें जितने सारे चीजें हैं, सारे चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग बस ये देखेंगे कि गला जो होता है आवाज को निकाल रहा, जीभ जो होता है शब्द को बना रहा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ आवाज ही नहीं निकलता उनका। इसका मतलब उनका जो गला है, गले में समस्या है, गले में उनके समस्या है। एडम एप्पल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वहां देखेंगे गले में समस्या, वो आवाजें नहीं निकाल पा रहे। कुछ भाई ऐसे होते हैं आवाज तो निकालते हैं वो, लेकिन बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं होता। जैसे समाज में हमारे दो तरह के भाई लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, जिनको आमतौर पे लोग बोलते हैं कि ये गूंगा हो गया, ऐसा कुछ बोला जाता है उन भाई लोगों को। तो उन भाई लोगों में देखिएगा दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलना चाहते कुछ नहीं बोलते बेचारे, यानी इसका मतलब उनका एडम एप्पल यहाँ डिस्टर्ब है, गले में समस्या, आवाजें नहीं निकलना। और कुछ ऐसे भाई होते हैं जो बोलते तो हैं, आवाज तो निकलता, लेकिन शब्द क्या कहना चाह रहे हैं
वो शब्द नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब उनका जीभ में समस्या है। जीभ शब्द का निर्माण करता है, शब्द नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब उनके जिह्वे में समस्या है। और एक भाई लोग ऐसे होते हैं, देखिएगा, जिनकी जिह्वे जो होती है, उनकी मांसपेशियां जब बढ़ जाती हैं और जिह्वे की गति तेज हो जाती है और छोटी हो जाती है, तो गति धीमी हो जाती है। जिह्वा जो है उसकी मांसपेशी बढ़ गई, जिह्वे की मांसपेशी बढ़ गई तो गति तेज हो गई, जिह्वे की मांसपेशी छोटी हो गई तो गति धीमे हो गई। इन दोनों परिस्थिति में इंसान बोलता तो है, लेकिन वो तुतुला तुतुला के बोलता है। वो बोलेगा तो वो थोड़ा उसका आवाज वाइब्रेट करेगा, उससे कहेंगे कहो र, तो वो कहेगा ला, ऐसे बोल देगा, क्योंकि वो चीजों को सही से नहीं बोल पाया। तो 3 बात आपको बताया मैंने। पहला बात ये बताया कि जीभ शब्द का निर्माण करता, दूसरा ये बताया कि आवाज गला से मिलता, और तीसरा बात ये बताया कि व्यक्ति जो होते हैं समाज में बोलने व न बोलने वाले, वो 2 तरह से होते हैं। एक व्यक्ति बोल ही नहीं पाता यानी उसके गले में समस्या, एक व्यक्ति शब्द नहीं बना पाता, बोलता तो है शब्द नहीं बना पाता तो उसके जीभ में समस्या, और एक व्यक्ति बोलता है, आवाज भी आ रहा, शब्द भी आ रहा, लेकिन शब्द क्लियर नहीं आते हैं, तुतुला के बोलता है, तो इसका मतलब उसके जीभ की मांसपेशी या तो बढ़ गई होगी, गति तेज हो गया है, या तो छोटी हो गई होगी, गति धीमा हो गया होगा। इतनी बातों को आप जिह्वे से संबंधित याद रखेंगे। यानी कि एक बात यहाँ हम लिख लेते हैं, जीभ जो होता है, जीभ शब्द का निर्माण करता है, शब्द का निर्माण करता है, निर्माण करता है, जबकि आवाज जो होता है, आवाज गले से निकलता है, गले से निकलता है। इस बात को हम लोगों को ईमानदारी के साथ जीभ से रिलेटेड इस बात को नोट करिए, जबान से रिलेटेड इतनी बातों को हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग एक चीज और मुंह में पढ़ लेते हैं, मुंह को हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। कल हम पढ़ाएंगे ग्रास नलिका। अभी हम आपको क्या करते हैं, यवला के बारे में बता देते हैं। इतनी बात हो गई, आपका अब नहीं चलता यवला के बारे में बताना। यवला क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो मुंह से संबंधित मैंने जितनी सारी बातें लिखा था उसमें दांत को बता दिया, जीभ को बता दिया, इनेमल बता दिया, डेंटाइन बता दिया। अब बताने चल रहा हूं मैं यवला के बारे में। ऐसे नोटबुक बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। ये लाजवाब नोटबुक आपका बन रहा है। ये नोटबुक ही समझिए, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ या हट रहा हूँ इरेज करने से पहले, तो आप सारी बातों को नोट कर डालिए। फिर अभी मैं इस फिगर को भी बताऊंगा। अभी तो मैं बस इस फिगर में कहाँ हूँ, मुंह के पास हूँ, तो अभी क्या समझाऊं। जैसे मुंह से हम चलेंगे ग्रास नलिका, तो ग्रास नलिका के बारे में बताएंगे, डायफ्राम बताएंगे, अमाशय बताएंगे, छोटी आंत बताएंगे, बड़ी आंत बताएंगे। फिर पाचन ग्रंथि में सब बताते आएंगे, तो इन साहब लोगों को भी बताएंगे। तो ये मत सोचिए मास्टर ऐसे फर्जीवाड़ा में बना के सामने खड़ा कर दिया है, इसकी भी काम है, लेकिन हम लोगों की वीडियो ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है, इसलिए इस बात को हम कल परसों ऐसे एक एक वीडियो करके डाइजेस्टिव सिस्टम के 4, 5, 6 लेक्चर आएंगे, 5, 6 वीडियो बनेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा है और ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही पढ़ने में हम लोगों को ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं यवला के बारे में। तो यवला क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये जानना है कि यवला जो है, मुंह को खोलिएगा, दोनों जबान के बीच में देखिएगा घंटी जैसा ऐसे बना होगा, घंटी जैसा ये संरचना होता है, ऐसे बना हुआ संरचना होगा। यवला यहाँ लिखा हूँ तो यही मैं बना देता हूँ। ऐसे बना हुआ संरचना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यवला, इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे अच्छे से। ये जो बक्से के अंदर साहब पैक हैं, इन्हीं साहब को कहते हैं यवला। ऐसे घंटी जैसा देखिएगा। तो सबसे पहली बात ये जानना है कि यवला, ये जो है यवला मांसपेशी का बना होता है, मांसपेशी का बना होता है, मांसपेशी का बना होता है। पहली बात ये जानना है। दूसरी बात हम लोगों को ये जानना है, ये यवला जो है शरीर में, मुंह में, ये यवला मुंह और नाक का बॉर्डर है। यह मुंह और नाक का बॉर्डर है।
यानी दोनों के बीच में पाया जाता है। और ये काम क्या करता है रह के यौला, इसका काम क्या है, इस घंटी का काम क्या है, बजाया नहीं जाता, यह करता क्या है, तो जो भी हम खाते हैं उसको क्या करता है, भोजन को सही डायरेक्शन पे भेजता है। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे भोजन जब आएगी ग्रास नलिका में तो कभी कभी वो वायु मार्ग में भोजन चली जाती है, अभी ग्रास नलिका पढ़ाते समय हम बताएंगे। और जब वायु मार्ग में चली जाती है तो व्यक्ति की ऐसे परिस्थिति में मौत भी होने की चांस रहती है, क्योंकि वहां पढ़ाते समय मैं बताऊंगा और क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में ग्रास नलिका पढ़ते समय जानेंगे। तो यौला क्या करता है, यौला क्या करता है, यह भोजन को सही दिशा देता है, भोजन को सही दिशा प्रदान करता, सही दिशा प्रदान करता है। इसके अलावा यौला क्या करता है, जो यौला होता है जब आदमी सोता है और गहरी नींद में चला जाता है तो यौला जो होता है वो ढीला पड़ जाता है। और ढीला पड़ने के वजह से क्या होता है, ढीला पड़ करके यौला जो होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ के लटक जाता है, ऐसे मुंह में ऐसे लटक जाएगा। आदमी सांस लिया तो जाकर ऐसे लड़ेगा, छोड़ा तो कैसे लड़ेगा, लिया लड़ेगा, छोड़ा लड़े, लिया सांस लिया लड़ा, छोड़ा लड़ा, यानी अंदर ऐसे बार बार क्या करता है, जुबान से टकराता रहता है। इसीलिए वो टकराने का जो होता है खेल, उस टकराने को कहा जाता है कि आदमी बहुत ही समझिए गहरी नींद में खर्राटे के साथ सो रहा है और वो नाक बजाता है। नाक, गांव में जो लोग कहते हैं नाक बजाते हैं सोने में, तो वो जो नाक बजा रहे हैं वो नाक बजाना जो होता है, खर्राटा जो ले रहे हैं गहरी नींद में जो मस्त हैं, उनकी यौला की मांसपेशियां बढ़ गई हैं, अब बढ़ करके वो लटक गई हैं, और लटक के वो बार बार क्या कर रही हैं, वो लटक करके बार बार टकरा रही हैं सांस लेने और छोड़ने में। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी खर्राटा ले रहा है। यानी कि इसमें एक बात हम लोगों को और देखना है, वो क्या देखना है, वो ये देखना है कि यौला जो होता है, सोने पर यौला की मांसपेशियां ढीला पड़ती हैं और बढ़ जाता है और आदमी खर्राटा लेता है। यानी कि सोने में यौला की मांसपेशियां बढ़ जाती हैं, मांसपेशियां ढीला पड़कर बढ़ जाते हैं और व्यक्ति खूब खर्राटा लेता है। इतनी बातों को आपको यौला से रिलेटेड सब नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी आपको सिर्फ 3 भाग बताऊंगा, एक आहार नाल, एक पाचन ग्रंथि, एक पोषक। तो अभी सिर्फ मैं आहार नाल बताया हूँ, आहार नाल अभी पूरा नहीं बताया। आहार नाल में हमको मुंह पढ़ना है, ग्रास नलिका पढ़ना है, डायफ्राम पढ़ना है, अमाशय पढ़ना है, अग्नाशय पढ़ना है, पित्ताशय पढ़ना है, अग्नाशय और पित्ताशय हम लोग पाचन ग्रंथि में पढ़ेंगे। मुंह पढ़ेंगे, ग्रास नलिका पढ़ेंगे, डायफ्राम पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे और बड़ी आंत पढ़ेंगे। इतनी बात हम लोग आहार नाल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पाचन ग्रंथि जब पढ़ेंगे तो इसी फिगर को लेके मुंह में देखेंगे ग्रास नलिका, फिर ग्रास नलिका में नहीं होगा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और छोटी आंत में पचेगा तो पित्ताशय और अग्नाशय से भी देखेंगे, कुछ साहब लोग आएंगे। फिर हम लोग भोजन पढ़ेंगे, तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। मैं से यहाँ तक समझ रहा हूँ कि मैं जिस अंदाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें लग रहा है कि अगर आप 0 लेवल के होंगे तो भी आप बायोलॉजी में हीरो लेवल के पक्का बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं उसी अंदाज में आपको लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि मैं भी बायो इतना नहीं जानता था, जब नहीं पढ़ा था तो समझता था कि बायो कोई बड़ी तीर की बात है, लेकिन पढ़ने के बाद, समझने के बाद, एक बार जीवन में कुछ करें ना करें, यूपीएससी जैसे एग्जाम में जरूर बैठे और कोशिश करें, एक बार मेंस जरूर लिखें, फिर देखिए जीवन का आनंद क्या है और पढ़ाई का क्या वास्तविकता है। ये इतना काम तो जरूर करें, यूपीएससी के एग्जाम में एक बार तो जरूर बैठें, इतना तो जरूर करें, आपको हर चीज से वो रूबरू करा देगा। जहां से आप भागना चाह रहे थे, जीवन में जिस चीज को नहीं करना चाहते थे, वही चीज जब जीवन का आधार बन जाता है तो इंसान न चाहते हुए भी उस काम को करने के लिए पूरी 100% पोटेंशियल लगा के तत्पर हो जाता है।
तो आप मेरी बात को याद रखिएगा, मैं आपको मुख्य के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया। अगली क्लास में जैसे मिलते हैं तो मेरी क्लास चलेगी ग्रास नलिका से, और देखते हैं ग्रास नलिका अमाशय कितनी बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद अगली क्लास ऐसे करके 3 4 5 जितनी भी क्लास लगती है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, लगे रहिए, नोटबुक साथ बनाते चलिएगा, और थोड़ा आप लोग मेरा भी काम करिए साहब लोग और साहिबा जी लोग, कि मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी बात है। मेरे चैनल पे आप लोगों का रिकॉर्ड अच्छा खासा आ रहा है। आप लोगों के इस साथ और सहयोग का हम आभारी भी रहेंगे, लेकिन आप लोग इसको शेयर भी करते रहिए, दूर दूर तक लोगों को फैलाइए, बच्चों को फैलाइए, क्योंकि चैनल पे बहुत ज्यादा हवाबाज भी आके पढ़ाते हैं, इसे हवाबाजी की दुनियादारी की बात बताते हैं। सब लड़का हंस रहा है, मस्त है, उससे कुछ नहीं होने जाने का। जो आपको हकीकत सिलेबस नहीं बता रहा ना, ससुरा को मार के भगा दीजिए, उसकी मास्टरी भाड़ में जाए। सिलेबस की चीजों को पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, बाय।